नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं चरणजीत अरोड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर कुछ बातचीत हम आपके साथ करने जा रहे हैं आज। पहले भी कुछ वीडियोज़ मैंने इस टॉपिक पर आपके साथ शेयर किए थे, तो आइए आज एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने। और मेरे बहुत से वीडियो मेरे इस चैनल पर हैं। बीएससी लेवल के भी बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे, तो बार बार स्टूडेंट्स की डिमांड आती रहती है कि बीएससी के कुछ वीडियोस डालिए। तो आप प्लीज़ जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए वो मुझे आप शेयर कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी इस चैनल पर आपको मिल रहा है, तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी केवल मुझे व्हाट्सएप करके, कॉल नहीं, तो आप मुझे भेज सकते हैं कि आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मैं आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ज़्यादा समय ना लेते हुए केवल एक अपील और करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस भी करें, जिससे कि जैसे ही नई वीडियो हम डालें आपके लिए तो आपको या आपके दोस्तों को उसका बेनिफिट हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और उसमें भी सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मान करके चलिए आप कि लीनियर इक्वेशंस को हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करके किस तरीके से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमको गिवन होता है उसका मैट्रिक्स फॉर्म हम लोग बना लेते हैं। आइए सबसे पहले मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि हम बेसिक रूप से 3 लीनियर इक्वेशंस को लेकर के आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू सम d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z is equals to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equals to some d3। सिंपल एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको कंसिडर किया। अब अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, then the matrix form will be something like this। ठीक है, a1 b1 c1, ये कोफिशिएंट्स प्लेस करने हैं हम यहाँ पर, a2 b2 एंड c2, a3 b3 एंड c3। दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और वेरिएबल्स क्या हैं, x y एंड z, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं d1 d2 एंड d3। ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में आपने उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इससे आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो a x इक्वल्स टू b, a इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज द वेरिएबल मैट्रिक्स एंड b इज द कांस्टेंट, जो कि कॉलम की टर्म में आपके सामने प्रेजेंट है, एक कॉलम मैट्रिक्स की टर्म। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है।
तो हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स हमने आपके सामने लिखी विच इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, और कुछ और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक्स वाई जेड हो, इज रिड्यूस्ड इनटू एक्लन फॉर्म बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, बताएंगे अभी हम आपको एक्लन फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एक्लन फॉर्म में जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, क्या लगाएंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे, तो आप उस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को भी स्टडी करने की कोशिश कीजिए। एट द एंड ऑफ द रो ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें आपने देखा, यहाँ देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, तो इसका मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करें। रो ट्रांसफॉर्मेशन द वैल्यू ऑफ z इज कैलकुलेटेड, तो सबसे लास्ट में जाकर के वैल्यू ऑफ z कैलकुलेट होगी। जो दूसरी वाली मैट्रिक्स आपके पास आएगी उससे y का वैल्यू निकल जाएगा और एंड में x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो कहते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन इस मेथड को कहते हैं, ठीक है। इस मेथड में आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी सबसे लास्ट वाली इक्वेशन से आपके पास z का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद y का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू विल गॉट द वैल्यू ऑफ x। तो फाइनली आपके पास x y z तीनों की वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएगी, करेक्ट। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल को लेकर के, एक प्रॉब्लम को लेकर के हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है मेरे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, और आइए सबसे पहले तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम इसका, कि किस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द मैट्रिक्स form of the system of equations, how to represent that, correct. So we write the matrix form of the system of equations, ठीक है। अब मैट्रिक्स फॉर्म आपको कैसे लिखना बताया था, पहले अभी बताया मैंने। कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखिए 1 एंड -1 2, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 2, एंड 1 2 एंड 3, 1 2 and 3 here, then 3 - 4 - 5, करेक्ट। ये आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई, और जो वेरिएबल्स मेरे पास हैं दे आर x y एंड z, और जो लास्ट में जो कांस्टेंट्स मेरे पास प्रेजेंट हैं विच आर प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, तो वो राइट हैंड साइड के जो कोफिशिएंट्स आपके पास प्रेजेंट हैं दे आर 3 5 एंड -13, 3 5 एंड -13। इज इट फाइन, करेक्ट। अब क्या बोला गया आपको, आपको बोला गया इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आपने रो ऑपरेशंस को यूज करके आपने इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब एक्लन फॉर्म में क्या होगा कि ये जो नीचे वाली जो मैट्रिक्स है इसके अंदर 2 टर्म्स को 0 कर दो, इसमें 1 टर्म को 0 कर दो, तो इसमें 2 टर्म्स को 0 कर दोगे तो केवल लास्ट वाला कोफिशिएंट आपके पास बचेगा जिससे z की वैल्यू निकल आए। यानी फाइनली जब रो ऑपरेशन लगाने के बाद ये दो चीजें यानी x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट जो 0 हो जाएंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट वैल्यू ऑफ z। अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जब आप लगाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये मेरे पास a और ये x और ये b, दिस इज a x इक्वल टू b। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इस प्री वाली मैट्रिक्स पर अप्लाई करना है,
पोस्ट वाली मैट्रिक्स पर अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे प्री मैट्रिक्स पर XYZ सेम रहने वाला है, तो क्या ऑपरेशन लगाऊं? अब देखिए आपका क्या टारगेट रहता है, आपका टारगेट रहता है कि टॉप पर किसी तरह से 1 बन जाए। यहां तो बना हुआ है ना, तो इजी रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि टॉप पर अगर 1 नहीं भी होता तब भी हम काम कर लेते हैं, लेकिन अगर टॉप पर ये कॉर्नर पर 1 हो तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। तो यहाँ टॉप पर 1 है। अब उस 1 का यूज करके नीचे वाले जो 2 एलिमेंट है ना, इनको हमको जीरो बनाना है। कुछ ऐसे ऑपरेशंस हमको अप्लाई करने हैं जिससे कि ये दोनों टर्म 0 बन जाए। बोलिए क्या क्या बनेंगे जी? तो कौन से रो पर अप्लाई करने हैं आप ऑपरेशन? ऑन द रो 2 कन्वर्टेड टू रो 2 में से रो 1 को माइनस करो, सिंपल 0 बन जाने वाला। लेकिन जो रो नंबर 3 है, उस रो नंबर 3 पर हम क्या ऑपरेशन लगाएं? रो नंबर 3 में ऑपरेशन लगाएं, रो नंबर 3 में से माइनस कर दें 3 टाइम रो नंबर 1, क्योंकि रो नंबर 1 को अगर -3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो -3 आ जाएगा ये, और इसमें ऐड कर दूं इसे तो ये 0 बन जाएगा। तो टारगेट हमारा क्या था? इन दोनों को 0 बनाना। तो हमने क्या किया? हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस अपने आप सोचे जिससे कि ये 2 टर्म 0 बन जाए। तो आइए देखते हैं आफ्टर अप्लाइंग दीज 2 रो ऑपरेशंस व्हाट विल हैपन। तो आपके पास फर्स्ट वाली रो पर तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं आपने, वो तो 1 - 2 और 1 -1 और 2 ही रहने वाली है। सेकेंड वाली में से फर्स्ट को माइनस किया, ये मेरे पास 0 आ गया। 2 में से इसे माइनस किया, ये 3 बन गया। 3 में से 2 माइनस किया, दैट इज 1। फिर क्या किया? इसे -3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया, ये 0 आ गया। इसे -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3 आ गया और -1 बच गया। ठीक है, इसके बाद इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, -6 और इसमें ऐड कर दिया -5, तो दैट गिव्स मी -11, दैट गिव्स मी -11, राइट। अब बताया मैंने आपको कि इस x, y और z, इसे तो कुछ कहना ही नहीं है। यही सेम ऑपरेशंस आप इसमें भी अप्लाई करो। फर्स्ट वाली रो में तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं आपने, फर्स्ट वाली रो को तो एज इट इज उतार दो। फिर क्या किया? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया था मैंने, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट वाली रो को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गया, और उसमें मैंने थर्ड वाले रो को प्लस कर दिया तो मेरे पास आ गया -22। तो दिस इज -22, करेक्ट। तो एक ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास ये सिचुएशन बन गई, करेक्ट। तो अब आता है अगला ऑपरेशन। अगले ऑपरेशन में क्या करना होता है? मैंने आपको अभी बताया था कि हमें ये तो चीजें 0 चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, एक ऑपरेशन और अप्लाई करो, सो दैट कि ये जो -1 आपको दिखाई दे रहा है ये भी 0 बन जाए। लेकिन एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना कि आपने जो ऊपर वाला ऑपरेशन लगाया था उससे जो भी चीज आपने प्रिपेयर की बनाई है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये बात मुझे ध्यान में रखनी है। तो आइए अब मैं ऑपरेशन लगाता हूं कि रो नंबर 3 इसमें -1 है मेरे पास, उसमें मैं चेंज करता हूं, रो नंबर 3 के अंदर ऐड कर देता हूं 1/3 टाइम्स ऑफ रो नंबर 2। अब देखिए रो नंबर 2 में आपके पास 3 है, इसको मैंने 3 से डिवाइड कर लिया तो कितना बन गया 1। ये क्या है? ऐड कर दिया तो
मैंने रो थर्ड का जो एलिमेंट है वो जो कि -1 था उसको ऐड करना चाहा है रो सेकंड वाले एलिमेंट के 1/3 से, तो आपके पास ये चीज क्या बन जाने वाली है, 0 बन जाने वाली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आफ्टर दिस ऑपरेशन हमारे सामने क्या सिचुएशन आ रही है। तो यहां देख लीजिए, अब आपने फर्स्ट और सेकंड रो में कोई चेंज किया ही नहीं, विच इज 1 -1 2 0 3 1, इसमें चेंज करना ही नहीं है आपने, और ऐसे ही इस 3 और 2 में भी आपने कोई चेंज नहीं किया। इनको तो पहले लिख लो आप, है ना, सो दैट कि किसी प्रकार के मिस्टेक का चांस ही ना रहे। उसके बाद इसको 3 से डिवाइड किया, ये आपके पास 0 आ गया, और इसमें आपने ऐड किया तो ये भी 0 बन गया। अब बात रही इसकी, इसको 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1/3, और इसमें ऐड कर लोगे, ये कौन है, -11, एलसीएम ले लो, तो -32/3 मेरे पास आ जाएगा, करेक्ट। तो यहां पर मेरे पास आ गया -32/3। अब बात रह गई इसकी, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये 2 दिखाई दे रहा है, आपने -22 तो ये है, इसमें आपने ऐड करना है 1/3 ऑफ दिस, ये 2/3 हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया -66 + 2 यानी -64/3। तो यहां मेरे पास आ गया -64/3। इज इट फाइन? तो अब आप अपने उस टारगेट तक पहुंच गए जो आपको ऑब्टेन करना था। तो आइए अब इस ऑपरेशन के बाद या ये सब हो जाने के बाद, अब वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे सामने था वो अब किस फॉर्म में हमारे पास आ गया, आइए उसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन नाउ रिड्यूस टू x, ये जो 1 आप 1 देख रहे हैं ना सबसे टॉप में, टॉप वाली लाइन के अंदर 1 दिख रहा है, वो बन गया x - y + 2z = 3। ये बन गया आपके पास, सेकंड वाली रो को अगर आप देखें तो ये बन गया आपके पास 3y + z = 2, और लास्ट वाली जो लाइन आपके पास है उसको देखकर बन गया -32/3z = -64/3। ठीक है, अब जैसा कि आपको बताया गया था कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने करना है। अब देखिए इस इक्वेशन से जो लास्ट वाली इक्वेशन मेरे सामने है इसको यूज करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, z का वैल्यू 2 आ गया आपके पास। अब z का वैल्यू आपके पास 2 आया, आप क्या कर सकते हैं, इससे ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर z का वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू भी आ जाएगा आपके पास। तो आपने देखा 3y, z का वैल्यू 2 = 2, तो 3y = 0, y is 0, तो y का वैल्यू मेरे पास 0 आ गया, करेक्ट। अब सबसे ऊपर वाली इक्वेशन पर चले जाइए, आपके पास y और z का वैल्यू है, दैट विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो, राइट। आइए देखिए यहां पुट करता हूं मैं, x - y के प्लेस पर 0, 2 z के प्लेस पर 2 = 3, तो x = 3 - 4, that gives me -1. Is it fine? तो finally what we get, x = -1, y = 0 and z = 2. This is the solution of system of linear equations. Is it fine? तो ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालना हमको समझ में आ गया। लेकिन अभी ये मत मान करके चलिए कि टॉपिक फिनिश हो गया, अभी इस पर हम और भी डिफरेंट फॉर्म्स, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन होता है इस सॉल्यूशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है,
अब यूनिक सॉल्यूशन के अलावा भी और तरह के सॉल्यूशन होते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं, वो सारी बातें थोड़ा सा 1-2 वीडियोस और लगेंगे अभी, तो उनमें हम आपको शेयर करेंगे। तो इतना ही रहने देते हैं, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें और लगातार बने रहें मेरे साथ, सो दैट कि पूरी की पूरी जो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूं वो आपको हेल्पफुल रहे आपके मैथमेटिक्स के टॉपिक में। और मैथमेटिक्स का टॉपिक मैंने देखा कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है उनका मैथमेटिक्स लास्ट तक लटका रहता है। अभी पीछे मेरे पास एक स्टूडेंट आया तो उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई, केवल डिग्री किस वजह से रुकी हुई थी? ओनली मैथमेटिक्स की वजह से। तो इसलिए आप इस मैथमेटिक्स को मेरे साथ बने रहोगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से मैं क्लियर करूंगा आपको और आसानी के साथ आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।